तो 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज़ाद होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसके चंद अरसे बाद फ्रेम हो जाता है। और आज तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, 27। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की रियासत 1947 में बनती है, 1971 में टूटती है, 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पाकिस्तान की रियासत ने, हुकूमत ने इस लास्ट संडे को 26th अमेंडमेंट पूरी कर ली। मुबारक हो सारी कौम को, ये फरमाना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि इट्स अ ग्रेट लैंडमार्क। और अब दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग बहुत उदास हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं। हमारा उन दोनों से ही कोई ताल्लुक नहीं है, और वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या वजह है। बहरहाल 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है और इतवार की रात को ये सब शुरू होता है, ईवान की कार्रवाई। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। आपको याद होगा इससे 2 हफ्ते पहले भी पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी भौचाल था, एक मुसवदा आया, लेकिन वो अमेंडमेंट हो ना सकी, नंबर पूरा ना हुआ। रात 11 बजे तक लॉ मिनिस्टर साहब भी कहते रहे मुझे नहीं पता मुसवदे में क्या लिखा हुआ है। लेकिन इस बार दे कम प्रिपेयर्ड, और वो इस तरह से कि नंबर जो दरकार था, यानी कि नेशनल असम्बली में इस अमेंडमेंट को करने के लिए इनको जो नंबर चाहिए था वो 224 का था, यानी कि 224 शुड वोट इन द फेवर ऑफ द अमेंडमेंट, जो कि 2/3 मेजोरिटी बनती है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द हाइस्ट लेजिस्लेटिव ऑफिस, वहाँ पर भी 2/3 के लिए इनको चाहिए था 64 सेनेटर्स का वोट। तो इन दोनों बेंचमार्क्स को अचीव करने के लिए पहले गवर्नमेंट लॉबिंग करती रही। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेंडमेंट हुई कैसे, फिर मैं ये बताऊंगा कि अमेंडमेंट में क्या कुछ शामिल है, फिर मैं ये बताऊंगा आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब का इंतखाब कैसे हुआ, हाउ वाज ही चोजन। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये सही अमेंडमेंट है, गलत है, क्या इसमें जुडिशल स्पेस को इनक्रोच किया गया है, अदलिया की आज़ादी पे कदगन लग गई है, या फिर वो सारा पॉलिटिकल नैरेटिव है। तो सबसे पहले इस तरमीम को किया कैसे गया, किया ऐसे गया कि गवर्नमेंट के पास नंबर था कम। और आपको याद है कि 63A का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, बिकॉज इट बिकेम अ पॉसिबिलिटी दैट योर वोट्स विल बी काउंटेड इफ यू वोट अगेंस्ट द पार्टी लाइंस। उसके बाद से एक होप गवर्नमेंट को दिखाई दी कि चलो, अगर JUI मौलाना साहब की हमें हेल्प ना भी करे, सो वी कैन क्रिएट अ ब्रेक अवे फैक्शन फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वहाँ के कुछ लोगों को शामिल करके वोट डलवा लेंगे। किस्सा ख़त्म, कहानी आसान। लेकिन JUI जो कि पेंडुलम की तरह स्विंग करती रही, कभी PMLN पीपल्स पार्टी वाला ग्रुप और कभी PTI, कभी फिर PMLN कभी PTI। मौलाना साहब ने एक पॉइंट पे कहा डिफेक्टो हुकूमत को देखा जाए जो बन गया है, फॉर्म 45 है 47 है, यही है। कभी कहा कि ब्लैक लॉ था, ये अमेंडमेंट बहुत बुरी है, नहीं होने देंगे। अल्टीमेटली ही वेंट इन टू हिज फेवरेबल कैंप, और उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया। और हुआ इस तरह से कि तकरीबन 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया अब तक, जिनके नाम सामने आए हैं, और भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जिन जिन ने पार्टी लाइन्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ को डबल क्रॉस करके वोट डाल दिया हुकूमत के विंग में, उसमें पहला नाम था औरंगज़ेब खिची साहब का, जो कि मेलसी या बिहाड़ी से हैं। PTI के सपोर्ट से MN बने और हुकूमत का साथ दे दिया, उनके बेंच में बैठ गए। इसके अलावा ज़हूर कुरैशी साहब खानेवाल से, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं, जो कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के लिए जेल काट रहे हैं, उनके भांजे ने वोट दे दिया हुकूमत को। ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये उन लोगों के रिलेटिव हैं जो कि लोगों के बच्चों को बाहर निकलवा के हर वीकेंड पे कहते हैं कि प्लीज़ डाई फॉर अस, वी आर ब्लड थर्स्टी, बट देयर ओन रिलेटिव्स आर नॉट स्टैंडिंग विद देम। ठीक है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़हूर कुरैशी साहब ने वोट डाल दिया हुकूमत की फेवर में। चौधरी इलियास जो कि गुजरात से हैं, ठीक है, काफ लीग में रहे, फिर PTI में आए, फिर काफ लीग के बेंचेस पे बैठ गए, उन्होंने वोट डाल दी हुकूमत के हक में। ठीक है, इसके अलावा चौधरी उस्मान है, साहिवाल से, इंडिपेंडेंट थे, PTI बैक थे, उनका 2 महीने से कोई रब्ता नहीं था एलिजिडली PTI से, उन्होंने भी हुकूमत को वोट दे दिया। मुबारक ज़ेब बाजौड़ से थे, PTI ने अपना कैंडिडेट इनके खिलाफ खड़ा किया था, बट वो बहुत सी जगहों पे खान साहब को एंडोर्स करके, उनका नारा बुलंद करके, मफलर पहन के PTI का खान का पोस्टर भी लगा चुके थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था, तो उन्होंने भी डाल दिया हुकूमत को वोट। इसके अलावा इंटरेस्टिंग केस है BNP का, जो कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, जो कि अख्तर जान मैंगल साहब की पार्टी है, जिन्होंने रिज़ाइन किया था कुछ दिनों पहले। उनकी पार्टी के 2 मेंबर थे, पहली थी नसीमा एहसान साहिबा, और दूसरे थे कासिम राठौड़ साहब। ये दोनों लोगों को एलिजिडली प्रेशराइज किया गया, ठीक है। और आज़ाद सैयद साहब रिपोर्ट करते हैं कासिम राठौड़ साहब तो पहले ही कुछ लोगों से राब्ते में थे कि हाँ वोट मिल जाएगा मेरा, बट
अकॉर्डिंग टू एजाज सैयद एलिजिडली, ही ऑल्सो सेड एलिजिडली, कि नसीमा एहसान साहिबा को प्रेशराइज करने के लिए उनके हस्बैंड को काफ़ी प्रेशर फेस करना पड़ा। उनके कुछ बिजनेसेस हैं कि कहा गया कि आप ज़ेर अताब आ जाएंगे, मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। और एजाज साहब ने यह भी उनसे सवाल किया जब वो आ रही थी पिछले दरवाजे से सेनेट में कि क्या अगवा कर लिया गया आपके हस्बैंड को, तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। बट शी हैड टीयर्स इन हर आइज अकॉर्डिंग टू एजाज सैयद साहब। तो इन दो सेनेटर्स ने पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट जाके वोट दिया, यानी कि बीएनपी नहीं चाह रही थी कि हुकूमती अलायंस को वोट मिले, लेकिन मिल गया। कुछ लोग अख्तर मेंगल साहब को भी अक्यूज़ करते हैं कि शायद उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट मौजूद था या नहीं, वी कांट से एनीथिंग। तो इस तरह से नंबर गवर्नमेंट ने किया अचीव और वोटिंग का हुआ आगाज़ जनाब, और 65 वोट सेनेट में मिल गए, यानी कि 64 से एक ज़्यादा, ठीक है। और नेशनल असम्बली में 225 मिल गए, यानी कि 224 से एक ज़्यादा। तो दोनों हाउसेज में एक एक नंबर की मेजॉरिटी से 2/3 अचीव हुआ, करारदाद पेश हुई, पास हुई और गजट नोटिफिकेशन हो गया। नई आइनी तरमीम हो गई, जिसमें पहले कहा जा रहा था कि 56 नए क्लॉजेज ऐड किए जाएंगे, लेकिन मुशावरत के बाद वो 22 तक लिमिट कर दिए गए, क्योंकि JUI ने अपनी इनपुट दी, पीपल्स पार्टी ने अपनी इनपुट दी। तो इस तरह से जनाब एक नई आइनी तरमीम उस आइन में हो गई, जिसमें हर 3-4 साल बाद हम सोचते हैं कि यार पिछली तरमीम को अंडू करने के लिए एक और तरमीम ले आते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान का लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड होता जाता है शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब चेंज क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, ये आम आदमी के जानने समझने की बातें नहीं है कि वो बैठ के ये पढ़े कि अच्छा कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ कितना मैंडेट तब्दील हुआ है। तो ज़रा आपको इसके सेलियंट फीचर्स बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस नई अमेंडमेंट में शामिल है, क्योंकि ये सोलली जुडिशरी की जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनसे मुतल्लिक है। तो सबसे पहले हमें याद है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हर सूरत बनेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाएंगे। रीजनिंग गवर्नमेंट की ये थी कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केसेस बैकलॉग में हैं, बहुत प्रेशर है कोर्ट्स पे, तो इसीलिए पॉलिटिकल केसेस से या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद करके एक नया फ्रेमवर्क तश्कील दे दें, एक नया कोर्ट तश्कील दे दें जहाँ पर वो केसेस सुने जाएंगे। तो इसको अपोज किया JUI ने, उन्होंने कहा नई कोर्ट नहीं बनने देंगे। PTI ने भी कहा कि नई कोर्ट क्यों बना रहे हैं, आप काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दे के वहाँ लेकर आएंगे या यहाँ पर रखेंगे। तो पहले तो बहुत से यूट्यूबर्स ने जो कि झूठ बोल के डॉलर लपेटते हैं और दिन में 3 वीडियोज़ बनाते हैं, और साथ साथ वो रोज़ ये बताते हैं कि दरवाज़ा टूट गया अडियाला का, खान बस रास्ते में बाहर आ रहा है, मिठाई लेने चले जाओ। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि काजी फायज़ ईसा एक्सटेंशन लेने लगे हैं, बट नहीं ली, नहीं ली। और 250 वीलॉग आपको उन सब के चैनल्स में मिल जाएंगे, लेकिन एक अपॉलॉजी नहीं मिलेगी इसके बाद, ठीक है। तो ये सारा कुछ होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की जा रही थी, लेकिन फिर मौलाना साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लें, कोर्ट ना बनाएं। अब इसकी रीजनिंग क्या है ये भी किसी को नहीं पता, ठीक है, ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर जिस चीज़ से वो खौफजदा थे कि पैरेलल अथॉरिटी बन जाएगी, वो तो अब भी बन जाएगी, वो तो अब भी अपेक्स कोर्ट की फॉर्म, नया फ्रेमवर्क तो आ गया है ऑन पेपर, लेकिन उससे कन्फ्यूजन में इजाफा हो गया। वो किस तरह वो बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जो चेंजेस हैं वो ये है कि 184(3) के तहत सो मोटो का इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है। ये वही सो मोटो है जिससे इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, ठीक है, कि गाय भी कहीं नहर में गिर गई तो सो मोटो ले लिया, कि दिन रात जुडिशल एक्टिविज़म करते रहे। इसके साथ साथ बाबा रहमता साहब जो कि उस डैम फंड के लिए, जिसके लिए उन्होंने हर पाकिस्तानी की जेब से फोर्सफुली पैसा भी निकलवाया, क्योंकि मैंने खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जॉब करता था, उन्होंने जबरी तौर पे हमारी तनख्वाहों से डैम फंड के पैसे काट लिए। और बाद में पता चला कि जितने पैसे डैम फंड ने इकट्ठे किए हैं, उससे ज़्यादा उसकी तशहीरी मुहिम पे यानी कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे लगा के वो चले गए। और उन्होंने कहा ये तो अवेयरनेस के लिए था, आपको क्या लगा कि आपके नलके में पानी या घर में बिजली आनी थी, इससे नहीं आनी थी। वो वाले बाबा जी जिस तरह से सो मोटो का इस्तेमाल करते रहे या बाकी सारे करते रहे, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया। अब इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसकी वजह ये कि जिसके पास भी होगा वो पॉलिटिकल यूज़ ही करेगा, यहाँ पर यही होता है। इसकी कोई पॉजिटिव साइड है, होगी, लेकिन बहुत मिनिमल है, नेग्लिजिबल है। आगे चलते हैं। नेशनल असम्बली की एक कमेटी फॉर्म की जाएगी, दिस इज़ अ मैसिव चेंज, जिसके तहत 12 मेंबर्स होंगे उस कमेटी में। 8 होंगे नेशनल असम्बली से, 4 होंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। ये 12 मेंबर मिल के, जिनको पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करेगी। इससे पहले आपको पता है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल था कि अदलिया बजाते खुद सीनियर तरीन को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया करती थी, बट नाउ दिस वेरी राइट इज शिफ्टेड फ्रॉम द जुडिशरी टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये कहना शुरू हुए कि इससे एग्जीक्यूटिव ब्रांच बहुत एम्पावर्ड हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में काउंटर चेक्स होती हैं। पॉलिटिशियन हद से बढ़ेगा तो जुडिशरी चेक करेगी उसको, जुडिशरी हद से बढ़ेगी पॉलिटिशियन चेक करेगा उसको।
लेकिन यहाँ पर बहुत से ज्यूरिस्ट का, बहुत से कमेंटेटर्स का, बहुत से लॉयर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरह तो एग्जीक्यूटिव बहुत एम्पावर हो जाएगा। इसी वजह से